फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 सीरीज की, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल। अब इसमें से हम कौन सा मेथड वेज डिफरेंशियल में यूज करेंगे? मेरिट रेटिंग, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन, या फिर जॉब एनालिसिस? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा मेरिट रेटिंग। जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन एंड जॉब एनालिसिस ये कोई हमारा वेज डिफरेंशियल के मेथड नहीं है, ठीक है। वेज डिफरेंशियल जो हम चेक करते हैं वो है हमारा मेरिट रेटिंग से। हमारे जो वैसे डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं जिससे हम अपने वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना वेज देना है। जैसे कि मिनिमम वेज रेट हो गया, एवरेज वेज रेट हो गया, मैक्सिमम वेज रेट हो गया, यानी कि हमें उन्हें किस हिसाब से वेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट रेटिंग हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है, डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। थर्ड है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। एंड फोर्थ है हमारा, नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी ऑफ टू द कंसर्न। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा फॉल्स है। देखिए, फॉल्स की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो हम उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। हम इस क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे? ये हम दिखाएंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट में। अगर हाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता तब हम इसको दोनों जगह दिखाते, एक हम दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा दिखाते हम बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में ये पहले से ही इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, छोटी सी इक्वेशन है, यहाँ पर आपको करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। 2020 का जो पेपर था, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें थोड़े क्वेश्चंस हाई लेवल के कर दिए थे। अगर हम 2018, 17 या 19 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा टफ था, थोड़ा सा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कराती हैं, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12%, एंड सेल्स इज ₹21,600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बताना है, बताइए। सॉल्व करिए, फिर मैं करती हूँ सॉल्व। आंसर निकल कर आया किसी का? देखिए, मैं करूँ सॉल्व। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कितना दे रखा है? 25%, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पर निकालना है। तो यानी कि अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें 25% है, तो ये इसमें माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा? 75%, यानी कि 75% क्या है? हमारी सेल है।
अब 25% सेल है तो इसका आप निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना नहीं दे रखा है, यहाँ पर सेल्स दे रखी है, तो सेल है आपकी 21,600, आप इसमें 75% निकालिए इसका। अब 75 को 216 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16,200, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी आ गई, 16,200। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेट्स टू। अब ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो किससे रिलेटेड है, एनालिसिस ऑफ कैपिटल असेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बजटिंग है, यानी कि या फिर फिक्स्ड असेट्स, किसकी एनालिसिस से रिलेटेड है। आंसर करिए जल्दी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए डू पॉइंट कंपनी एक ये यूएसए की कंपनी है और ये चेक करती हैं या ये पता लगाती हैं कि जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, और ये किस तरह से पता लगाएंगी, तो ये चार्ट प्रिपेयर करती हैं जिसके थ्रू ये पता लगाती हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो किससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट, इसीलिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की एनालिसिस की जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Financial statements are important source of information to shareholders and stakeholders. Return to equity and earning per share are one and the same thing. In calculating asset test ratio, inventory is not included in current assets. या फिर फोर्थ है हमारा डेट इक्विटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से ट्रू लगता है। आंसर करिए जल्दी। देखिए एक मिनट, यहाँ जो ऑप्शन वन, देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि आंसर ऐसे नहीं आ पाएगा। इज नॉट ट्रू कर लीजिएगा। कैसा इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है वो बताना है। सॉरी, अभी मैंने ऑप्शंस पढ़े तब मुझे दिखाई दिया ये इस तरह का नहीं होगा। अब बताइए आपको इसमें से बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रिटर्न टू इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर वन एंड द सेम थिंग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इक्विटी का रिटर्न और अर्निंग पर शेयर सेम थिंग नहीं हो सकती। रिटर्न टू इक्विटी का ये बताता है कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी एक शेयर होल्डर फंड जो होता है वो हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू। तो और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स पे कितनी पर शेयर की अर्निंग हो रही है हमारी। तो दोनों यहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है और यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग चीज़ है। ऑप्शन ए हमारा ट्रू है क्योंकि यहाँ पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे शेयर होल्डर्स को हेल्प मिलती है, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये जज करते हैं कि हाँ अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सेम उसी तरह से स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। अब देखिए स्टेक होल्डर्स कस्टमर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कंपनी हो सकती हैं अदर कंपनी, या फिर स्टेक जो इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब एंड थर्ड भी हमारा सही है क्योंकि एसेट टर्न रेशियो इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ये भी सही है कि इन्वेंट्री को हम करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं एसिड टेस्ट रेशियो की बात करें, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम करंट एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट्स जो होती है उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो स्टॉक जो है वो हमारा इन्वेंट्री ही है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा डेट इक्विटी रेशियो इज मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। यस ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल पीरियड इज जर्नली। अब जो ट्रेजरी बिल होता है उसका पीरियड जर्नली कितना होता है, 91, 182, 364 या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ट्रेजरी बिल जो होता है वो लेस देन किसका होता है, लेस देन 1 ईयर, और इसमें लेस देन 1 ईयर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीरियड जर्नली इसका कैसा होता है, जल्दी से आंसर करिए। अब तो मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जर्नली पीरियड पूछा है तो हम पीरियड इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये सब तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो जर्नली जो है 364 है, ये इसकी कम की डेट है, यानी कि एक तरह से आपको मैक्सिमम बताना है, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, उससे भी आप ये आंसर कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम ही है, बस घुमा के थोड़ा क्वेश्चन कर दिया है। देखिए यहाँ पे नोट पूछा है तो ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है तो ये तो कट गया। बिल ऑफ एक्सचेंज भी शॉर्ट टर्म है लेस देन 1 ईयर तो ये भी कट गया। कॉमर्शियल पेपर अगेन लेस देन 1 ईयर है तो ये भी कट गया, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जाता है और इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बॉन्ड, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो मोर देन 1 ईयर है और इसका जो ट्रेड किया जाता है वो किस में किया जाता है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, किसमें, कैपिटल मार्केट में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटीज इज गिवन इट इज नोन एज, यानी कि जब एक राइट दे दिया जाता है सिक्योरिटीज को परचेज करने का मार्केट में तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल है ये, मैं आपको बहुत बार ये चीजें समझा चुकी हूँ, प्लीज अब इस तरह की गलतियां मत करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, परचेस के लिए अगर राइट मिलता है तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और अगर सेल के लिए राइट मिलता है तो वो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, यानी कि अगर किसी को राइट मिल जाता है कि अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकता है तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, और जिसमें सेल और परचेस दोनों का उनको राइट मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन। लेकिन हमें यहाँ पर परचेस पूछा गया है इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, Net new issue market deals with new securities, new issue market deals with existing securities, new issue market deals with listed securities या फिर new issue market deals with only debt securities, बताइए।
न्यू इश्यू मार्केट का मतलब यहाँ पर ये है प्राइमरी मार्केट जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है या फिर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लगता है। अभी तो मैंने आपको एक क्लू भी दे दिया, उससे भी आप समझ सकते हैं इसका आंसर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू इश्यू मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उनको डील किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एग्जिस्टिंग नहीं होता और ना ही लिस्टेड और ना ही ओनली डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये सिर्फ न्यू के बेसिस पे काम करता है, जो सिक्योरिटीज न्यू है उनकी ट्रेडिंग होगी वहां पर। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू इनकम रिसीप्ट माइनस इनकम पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, the balance of unilateral transfer, merchandise export plus service export, merchandise export minus merchandise imports। बताइए। मर्चेंडाइज एक तरह से आप यहाँ पर व्यापार ले सकते हैं, ठीक है। अब आंसर करिए क्या होगा। क्या लगता है इसको, इसका आंसर आपको सिंपल है, आप बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनकी यहाँ पे रिलेशनशिप देखी जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाता है इंपोर्ट को, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है, इंपोर्ट कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन कार्ड। अब साइन कार्ड जो होता है कहाँ यूज किया जाता है, कार्ड इंडेक्सिंग, वॉवल, लेटर बुक इंडेक्सिंग या फिर क्रॉस इंडेक्सिंग। देखिए साइन कार्ड की बात करें तो कार्ड इंडेक्सिंग में होता है। कार्ड इंडेक्सिंग में 4 मटेरियल की जरूरत होती है और ये जो साइन कार्ड है कार्ड इंडेक्सिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर बुक इंडेक्स इज यूज्ड। अब लेटर बुक जो है वो किस में यूज की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। लेटर बुक की बात की जा रही है तो देखिए सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेटर बुक में आपके सारे डॉक्यूमेंट कैसे आएंगे, ए बी सी। और अगर ए से ही ये मान के चलिए आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट है तो पूरे जेड तक कितने सारे हो जाएंगे, तो उनको फाइंड आउट करना मुश्किल है, या 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक स्मॉल बिजनेस में सही रहेगा, अगर 100 भी हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्मॉल बिजनेस के लिए लेटर बॉक्स वाली इंडेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है what is the main objective of commercial bank, provide services earn profit, welfare of public pupil या फिर all of these। आंसर करिए। कॉमर्शियल बैंक का पूछा है यहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक की बात की गई तो इसका मेन पर्पस होता है अर्न करना प्रॉफिट, और अगर इसके जगह कोऑपरेटिव बैंक पूछा गया होता है तो कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है सोसाइटी की हेल्प करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल और प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आपको बतानी है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, एक दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में कि यार ये तो बहुत इजी है, जल्दी से इस तरह आंसर करते हैं कि वो गलत कर देते हैं। बताइए। बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो
इंडिया की नहीं है, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री की एक है, नाम ही सेंट्रल है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक है कौन सी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की पूछा है तो वो है रिजर्व बैंक। कई लोग स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सेंट्रल बैंक पर भी टिक लगाए आएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो किससे परचेस करते हैं, होलसेलर से, फ्रॉम कस्टमर, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर, बताइए। रिटेल की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होलसेलर। रिटेल होलसेलर्स खरीदते हैं। देखो ऐसी चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खरीदेगा कौन, होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर, और रिटेलर से कौन खरीदेगा, कस्टमर। अब बीच में एजेंट भी आ सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर में भी एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया। ये डिपेंड करता है, वैरायटी है इसमें, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इनकी चेन की। ये एक सिंपल मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी आ जाता है, बीच में एक एजेंट होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ए हो, पी से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से सी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करंट सप्लाई, करेंसी सप्लाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर करिए, ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बात की जा रही है, तो क्रेडिट ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये दोनों ही चीज़ें देखनी है कंट्रोल के अंदर, इसलिए एक्सपेंशन भी देखना है, ज़्यादा ना हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है, जिसको बोलते हैं संकुचन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल प्रोडक्ट। 0, 1, more than 1, less than 1। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, 0, क्योंकि देखिए साफ बोला है यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट, तो इसेंशियल प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्राइस कितना भी हो, क्योंकि वो इसेंशियल है, हमें उसको परचेस करनी है। जैसे कि मेडिसिन, अब कितनी भी महंगी हो आपको परचेस करनी होगी। सॉल्ट महंगा है फिर भी आपको परचेस करना है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके प्राइस कम होने पर आप इनको ज़्यादा भी परचेस नहीं कर सकते। मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा परचेस नहीं करके रखेगा, सॉल्ट कोई परचेस करके नहीं रखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो आप पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही आगे बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर। रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर जेके मेहता। जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यू ऑफ सर्विस टू लेबर इज वेज, दिस स्टेटमेंट इज, किसका है ये स्टेटमेंट, प्रोफेसर जीट, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन, या फिर प्रोफेसर माल्थस। अगेन ये स्टेटमेंट भी दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर इज एन डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसा है, एक्टिव, इनएक्टिव, डायनेमिक, या फिर नन ऑफ दिस। एक्टिव है, क्योंकि देखिए ये चल सकता है, मूव हो सकता है,
ठीक है, सांस लेता है, तो ये एक्टिव है। इनएक्टिव क्या हो जाती हैं? लैंड आपके लिए इनएक्टिव है, मशीन आपके लिए इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है वेजेस आर द रिवॉर्ड ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस किसको दी जाती है? लेबर को, रेंट को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए जल्दी। वेजेस प्रोवाइड की जाती है लेबर को, तो ये इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट? गुड शेयर, फूड्स, गोल्ड। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है शेयर। शेयर और बॉन्ड ये हमारे यहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? करेंसी इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज इन करेंसी। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर, या फिर अगर हम चाहें तो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा सकते हैं करेंसी के अंदर। दोनों ही हमें फैसिलिटियाँ दी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्लो ऑफ कैपिटल, अरेंज कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होता है कैपिटल मार्केट का फंक्शन? देखिए कैपिटल मार्केट में हम फ्लो भी कर सकते हैं, कैपिटल का अरेंज भी कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि कैपिटल क्रिएशन होता है हमारा, और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, हाँ, वो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज। क्या होती है इम्पोर्टेंस? असिस्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डुअल रोल ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कैपिटल मार्केट है, डुअल रोल क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, करेंसी को हम कर सकते हैं किसमें? सिक्योरिटीज में, और सिक्योरिटीज को करेंसीज में। तो डुअल रोल ऑपरेशन हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, और असिस्टेंट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो यही थे 25 क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।